आज हम लोग जीन पियाजे से संबंधित देख रहे हैं। तो जीन पियाजे के सिद्धांत देखेंगे और जीन पियाजे के बारे में जो दिए गए हैं संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत, उसके बारे में देखेंगे और साथ ही संज्ञात्मक विकास की अवस्था को देखेंगे और उनसे जुड़े कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जीन पियाजे के बारे में कि जीन पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1896 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के एक कस्बे में हुआ था। ध्यान रखिएगा कि जीन पियाजे का जो जन्म हुआ था वो 9 अगस्त 1896 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के एक कस्बे में हुआ था और वह 1980 तक जीवित रहे, अर्थात 1980 में जाके उनकी मृत्यु हो गई। जीन पियाजे स्विस मनोवैज्ञानिक थे। ध्यान दीजिएगा कि जीन पियाजे जो थे वह स्विस मनोवैज्ञानिक थे। जब यह अल्फ्रेड बिने के प्रयोगशाला में बुद्धि प्रोडक्शन के साथ कार्य कर रहे थे, बुद्धि प्रोडक्शन पर कार्य कर रहे थे जीन पियाजे, किसके साथ? तो अल्फ्रेड बिने के साथ कार्य कर रहे थे। तभी जीन पियाजे ने संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत को भौतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। यह मूल रूप से जीव वैज्ञानिक थे। कौन थे? जीन पियाजे मूल रूप से क्या थे? जीव वैज्ञानिक थे। अब इसके सिद्धांत पे देखेंगे तो जीन पियाजे के द्वारा दो सिद्धांत दिया गया है। पहला है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और दूसरा है नैतिक विकास का सिद्धांत। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के बारे में देखते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास के बारे में जीन पियाजे क्या कहा? तो पियाजे ने कहा कि बालकों में वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करने तथा उसे खोज करने की शक्ति न हो तो फिर बालकों के परिपक्वता स्तर पर और न ही सिर्फ उसके अनुभव पर निर्भर करता है, बल्कि इन दोनों के अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होता है। ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत पियाजे ने कहा कि बालकों में वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करने तथा उसे खोज करने की शक्ति न हो तो सिर्फ बालकों में परिपक्वता स्तर और न ही उसके अनुभव पर निर्भर करेगा, बल्कि दोनों के अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होती है। इसके बाद संज्ञानात्मक विकास से जुड़े कुछ फैक्ट को देखेंगे, जिसमें पहला फैक्ट हमारा है अनुकूलन। अनुकूलन है तो अनुकूलन क्या है? तो अनुकूलन की प्रवृत्ति बालक में जन्मजात होती है। यहाँ से ये फैक्ट याद रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आती है सीटेट में कि अनुकूलन की प्रकृति कैसी होती है। तो अनुकूलन की प्रकृति जो होती है बच्चे में वह जन्मजात होती है। अनुकूलन का अर्थ वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। याद रखिएगा, अनुकूलन का जो अर्थ होता है वो वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना होता है। इसके बाद इनके दो तरीके हैं। अनुकूलन के जो हैं वो दो तरीके हैं। पहला है आत्मसात्करण और दूसरा है समायोजन। तो आत्मसात्करण क्या है? तो आत्मसात्करण जब कोई बालक नई परिस्थिति, यहाँ पर नई होगी, नई परिस्थिति में होता है तब वह पूर्व स्थापित प्रतिरूप के आधार पर व्यवहार करता है और यदि यह प्रतिरूप सफल हो जाता है तो वह इसमें कोई परिवर्तन नहीं लगाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं हम कि जब कोई बालक नई परिस्थिति में होता है तब वह पूर्व स्थापित प्रतिरूप के आधार पर व्यवहार करता है और यदि यह प्रतिरूप सफल हो जाता है तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं लाएगा। यही आत्मसात्करण है। ये जो होता है जब कोई परिवर्तन नहीं लाता है सफल होने के बाद, तो उसको हम क्या कहते हैं? आत्मसात्करण। साधारण शब्द में यदि कहें तो पूर्व की स्थिति में प्रयोग किए गए व्यवहार को नवीन परिस्थिति में प्रयोग करने पर सामंजस्य स्थापित हो जाना, तो उस व्यवहार में कोई परिवर्तन अवश्य नहीं होती है। आवश्यकता जो होती है उस व्यवहार में कोई परिवर्तन की नहीं होती है। इसके बाद दूसरा हमारा समायोजन। समायोजन क्या है? समायोजन जो है नवीन परिस्थितियों में
पूर्व, यहाँ होगा पूर्व, याद रखिएगा। नवीन परिस्थितियों में पूर्व किए गए व्यवहारों का प्रयोग कर यदि सामंजस्य स्थापित नहीं होता है तब पूर्व किए गए व्यवहार के प्रतिरूप में बदलाव या परिवर्तन बालक करता है, इसे ही समायोजन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि नवीन परिस्थितियों में पूर्व किए गए व्यवहारों का प्रयोग कर यदि सामंजस्य स्थापित नहीं होता है तब पूर्व किए गए व्यवहारों के प्रतिरूप में बदलाव या परिवर्तन करके बालक करता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा साम्य धारण। तो जब बालक न तो आत्मसातकरण द्वारा या समायोजन द्वारा सामंजस्य या अनुकूलन स्थापित कर पाता है तब वह आत्मसातकरण व समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, साम्य साधारण कहते हैं। याद रखिएगा कि जब बालक न तो आत्मसातकरण द्वारा या समायोजन द्वारा सामंजस्य या अनुकूलन स्थापित कर पाता है तब वह आत्मसातकरण व समायोजन के बीच संतुलन स्थापित कर लेता है। इस प्रक्रिया को साम्य साधारण कहते हैं। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा संरक्षण। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक में एक तरफ वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता में अंतर करने की क्षमता और दूसरी तरफ वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन तथा उसके तत्व में परिवर्तन के बीच अंतर करने की क्षमता विकसित होती है, उसको हम संरक्षण कहते हैं। इसके बाद है हमारा अगला फैक्ट संज्ञानात्मक संरचना। संज्ञानात्मक संरचना क्या है, तो जीन पियाजे ने मानसिक योग्यताओं के सेट को संज्ञानात्मक संरचना की संज्ञा दी है। इसमें भिन्न भिन्न उम्र के बालक की संज्ञानात्मक संरचना में भिन्नता होती है। याद रखिएगा जो अलग अलग उम्र के जो बालक होते हैं उसकी संज्ञानात्मक संरचना भी अलग अलग होती है। जैसे उदाहरण में हम बात करें तो संज्ञानात्मक संरचना के आधार पर ही एक 10 वर्ष के बालक व 4 वर्ष के बालक के व्यवहार में अंतर समझा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 10 वर्ष के बालक और 4 वर्ष के बालक में व्यवहार में अंतर किसके द्वारा समझा जाता है, तो इसका फैक्ट का आंसर होगा संज्ञानात्मक संरचना। इसके बाद हमारा अगला फैक्ट है कि मानसिक संक्रिया। याद रखिएगा कि जब बालक के सामने कोई समस्या आती है और वह उसके समाधान हेतु चिंतन करने लगता है तो वह मानसिक संक्रिया करते समझा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि जब बालक के सामने कोई समस्या आती है और उसके समाधान हेतु चिंतन करने लगता है तो वह मानसिक संक्रिया के अंतर्गत समझा जाता है। इसके बाद हमारा है अगला पॉइंट स्कीम्स। स्कीम्स क्या है, व्यवहार में संगठित पैटर्न जिसके बार बार दोहराया जाता है स्कीम्स कहलाता है। व्यवहार में जो संगठित पैटर्न होते हैं जिसे क्या करते हैं, बार बार दोहराया जाता है, उसे हम स्कीम्स कहते हैं। जैसे बालक स्कूल जाते वक्त ड्रेस पहनता है या फिर जूता पहनता है, वह इस तरह पहनता है चाहे उसका ध्यान उस वक्त वहां पर न हो, फिर भी वह व्यवहार इतना संगठित रूप से हो चुका होता है उस व्यक्ति के प्रति कि वह इस तरह कार्य को संपादित कर देता है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है स्कीमा। स्कीमा किसको कहते हैं, ऐसी मानसिक संरचना जिनका समाईकरण संभव हो। ऐसी मानसिक संरचना जिसका क्या हो, समाईकरण संभव हो, उसको हम कहते हैं स्कीमा। अगला पॉइंट हमारा विकेंद्रण। विकेंद्रण किसको कहते हैं, यह अर्थात चिंतन से संबंधित है। विकेंद्रण जो है किससे संबंधित है, तो चिंतन से संबंधित है। बालक किसी समस्या के समाधान के संबंध में किस सीमा तक वास्तविक रूप से सोच विचार कर सकता है, ये विकेंद्रण के अंतर्गत होता है। इसके बाद अगला फैक्ट है पारस्परिक क्रिया। पियाजे के अनुसार बच्चों में वास्तविकता को समझने तथा उसकी खोज करने की क्षमता न बालकों की परिपक्वता और न ही केवल उसके शिक्षक पर निर्भर करती है बल्कि दोनों के पारस्परिक क्रियाओं पर आधारित होती है। याद रखिएगा कि पियाजे कहता है कि बच्चों में वास्तविकता और समझने तथा उसकी खोज करने की क्षमता न बालकों की परिपक्वता और न ही केवल उसके शिक्षक पर निर्भर करती है बल्कि दोनों के पारस्परिक क्रियाओं पर आधारित होती है। इसके बाद हमारा पॉइंट है संज्ञानात्मक विकास की अवस्था।
संज्ञानात्मक विकास की अवस्था, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये अवस्था। इस अवस्था से हर एक बार सीटेट में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आते ही हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्था। तो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था होती है वो 4 अवस्थाएं होती है। पहला अवस्था है संज्ञानात्मक क्रियात्मक या संवेदी पेशीय अवस्था। दूसरा है पार्क संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या इसको ठोस संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो शुरू करते हैं पहला अवस्था। पहला अवस्था हमारा संज्ञानात्मक क्रियात्मक या संवेदी पेशीय अवस्था। तो यह अवस्था क्या है? तो संज्ञात्मक क्रियात्मक या संवेदी पेशीय अवस्था जो है क्या है देखते हैं। पहला फैक्ट है यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। तो ये फैक्ट पहले सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ याद रखना होगा कि संज्ञानात्मक क्रियात्मक या संवेदी पेशीय अवस्था जो होती है वो जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। दूसरा है कि इस अवस्था में शिशुओं का संज्ञानात्मक विकास 6 उप अवस्थाओं से गुजरता है। संवेदी पेशीय अवस्था की जो होती है इस अवस्था में क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास जो होती है बच्चों की 6 उप अवस्थाओं से होकर गुजरती है। तीसरा पॉइंट है कि इस अवस्था में प्रमुख वृत्तीय प्रक्रिया अवस्था कहते हैं। माने इस अवस्था को किसको याद रखिएगा, किसको? तो ये जो है ये संवेदी पेशीय अवस्था को, संवेदी पेशीय अवस्था को जो है हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तीय प्रक्रिया की अवस्था भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बच्चे इस अवस्था में हर एक बात को दोहराता रहता है। ये 0 से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, हर एक बात की क्या करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं। तीसरा है अगला पॉइंट, इस अवस्था में शिशु वस्तुओं को छूने तथा उन्हें इधर उधर उलट पुलट करता है। किस अवस्था में? तो संवेदी पेशीय अवस्था में। अगला फैक्ट है हमारा, इस अवस्था में शिशु वयस्कों का अनुकरण करना आरंभ कर देता है। यहाँ से पूछेगा कि शिशु जो है वयस्कों का अनुकरण करना किस अवस्था में आरंभ कर देता है, तो कहेंगे संवेदी पेशीय अवस्था में। ठीक है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है कहता है इस अवस्था में बच्चे खिलौने को जमीन पर पटक पटक कर उसकी आवाज सुनना या चम्मच से थाली को, यहाँ होगा थाली पर पीटने की बाद जो आवाज आती है उसे बार बार करना। ऐसा वह बार बार क्रिया व परिमाण के बीच संबंध देखने के लिए करता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, इस अवस्था में बालक को वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित हो जाता है। इसके बाद दूसरा अवस्था है पार्क संक्रियात्मक अवस्था। तो पार्क संक्रियात्मक अवस्था के बारे में देखते हैं। ये जो पार्क संक्रियात्मक अवस्था जो होते हैं ये 2 से 7 वर्ष तक की मानी गई है। याद रखिएगा इस पॉइंट को, 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था जो है पार्क संक्रियात्मक अवस्था है। दूसरा पॉइंट है, इस अवस्था में बालक संकेत तथा चिन्ह को मस्तिष्क में ग्रहण करते हैं तथा उसका उपयोग भी करते हैं। किस अवस्था में? तो पार्क संक्रियात्मक अवस्था में। इसके बाद अगला पॉइंट है कि बालक को माँ या फिर जब पिता छूकर आवाज अगला पॉइंट कहता है कि बालक को माँ या फिर पिता छुप कर आवाज लगाते हैं, तब उसे आवाज को सुनकर बालक के मन में उसकी आवाज आती है, उसकी एक प्रतिमा बनती है। किसके अंदर? तो बालक के अंदर। अगला पॉइंट है, बालक निर्जीव वस्तु को भी सजीव समझता है। किसमें? तो पार्क संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या करते हैं, निर्जीव वस्तु को भी सजीव समझते हैं, जैसे बादल को, हवा को इत्यादि। अगला पॉइंट है, इस अवस्था में बालक में आत्म केंद्रित का भाव आ जाता है, स्वयं को महत्वपूर्ण समझता है और उसे यह लगता है कि सूरज, चंद्रमा आदि उसके पीछे पीछे चलते हैं। ये सब जो है पार्क संक्रियात्मक अवस्था में होती है। इसके बाद अगला पॉइंट कहता है कि बालक में संकेत, भाषा, शब्द तेजी से विकसित होती है। इसमें अगला पॉइंट कहता है कि बालक को
खेल खेल में सिखाया जाता है। किसमें? तो पार्क संक्रियात्मक अवस्था में बालक को कैसे सिखाया जाता है? तो खेल खेल में सिखाया जाता है। अगला पॉइंट कहता है बालक छोटे छोटे जोड़ घटाव गुणा भाग करने लगते हैं। किसमें? तो 2 से 7 वर्ष के बीच में करने लगता है। ये जो कौन अवस्था है? ये तो पार्क संक्रियात्मक अवस्था है। इसके बाद अगला पॉइंट कहता है बालक संख्याओं का प्रयोग करना सीख लेता है। फिर अगला पॉइंट कहता है इस अवस्था में बालक में पलटावी गुण विकसित नहीं होता है। जैसे कि यह कहा जाए कि भारत की राजधानी दिल्ली है, इसे तो यह सीख लेता है, लेकिन जब यह पूछा जाता है कि दिल्ली किसकी राजधानी है या फिर यह पूछा जाता है कि दिल्ली कहाँ की राजधानी है, तो वह नहीं बता पाते हैं। तो ये पलटावी गुण उसमें विकसित नहीं होता है। किसमें? तो बच्चे में। किस अवस्था में? तो पार्क संक्रियात्मक अवस्था में। ये अवस्था कितने से कितने वर्ष की होती है? तो 2 से 7 वर्ष तक की होती है। बालक यह तो बता देता है कि 3 गुने 3 9 होता है, लेकिन बालक यह नहीं बता पाता है कि 9 गुने 9 भागा 3 बराबर 3 होगा। इसके बाद अगला पॉइंट है अंतर्दर्शी चिंतन में कोई क्रमबद्ध तर्क नहीं होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से हर एक बार ये पूछा गया पॉइंट कि किस अवस्था में जीन पियाजे के अनुसार बालक में अंतर्दर्शी चिंतन में कोई क्रमबद्ध तर्क नहीं होता है। तो हम बताएंगे पार्क संक्रियात्मक अवस्था में। इसके बाद तीसरा हमारा अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसको या फिर हम कह सकते हैं ठोस संक्रियात्मक अवस्था। तो इस अवस्था में क्या होता है? यह अवस्था 7 से 12 वर्ष तक की होती है। कौन? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष तक की होती है। इसका पॉइंट है कि इसमें बालक वस्तुओं को देखकर बड़ा छोटा तो बता देते हैं, परंतु यदि शाब्दिक रूप से कोई समस्या प्रस्तुत होती है तो वह नहीं बता पाते हैं। इसमें यदि बच्चे को पूछा जाए कि कौन बड़ा और कौन छोटा है, तो वो तो बता देगा कि ये बड़ा और ये छोटा है, लेकिन वह शाब्दिक रूप में आखिर बड़ा छोटा क्यों है, ये समस्या वो बता नहीं पाएगा। अगला पॉइंट कहता है कि इस अवस्था में बालकों में क्रमबद्धता तथा तर्क संगतता पूर्व की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। जो दूसरा अवस्था पार्क संक्रियात्मक अवस्था में था उससे थोड़ा ज्यादा इसमें पाया जाएगा। बालक में पलटावी गुण प्रदर्शित करते हैं और इसमें क्या होता है? पलटावी गुण भी आ जाता है बालक में। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा कहता है कि बालक में लंबाई, भार आदि के आधार पर वस्तुओं को लगाने की क्षमता विकसित हो जाती है, अर्थात मूर्त चिंतन करने लगते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन बराबर आया है कि जीन पियाजे की किस अवस्था में बच्चे मूर्त चिंतन करने लगते हैं, तो हम बताएंगे इसको आंसर कहेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर ठोस संक्रियात्मक अवस्था। और साथ में इसमें देखिए आत्म केंद्रित चिंतन की प्रवृत्ति कम हो जाती है और इसमें क्या होता है? आत्म केंद्रित जो चिंतन होती है उसकी प्रवृत्ति कम हो जाता है। हमारा चौथा अवस्था है जीन पियाजे की चौथा अवस्था। देखिए कहता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पहला फैक्ट है कि यह अवस्था 12 वर्ष से आरंभ होकर बाल्यावस्था अर्थात 15 वर्ष तक माना गया है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि यह जो अवस्था है वह 12 वर्ष से आरंभ होती है और बाल्यावस्था अर्थात 15 वर्ष तक का माना गया है। दूसरा पॉइंट है कि बालक इस अवस्था में चिंतन कर समस्या का समाधान करने लगता है। तीसरा पॉइंट है कि इस अवस्था में शिक्षा के स्तर का भी प्रभाव पड़ता है। बालक पर जो है इस अवस्था में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में शिक्षा का भी स्तर का प्रभाव पड़ता है। अगला पॉइंट है कि इस अवस्था में बच्चों को अमूर्त चिंतन का गुण विकसित हो जाता है। ये क्वेश्चन तो बराबर पूछा गया है कि जीन पियाजे की किस अवस्था में बच्चे में अमूर्त चिंतन के गुण विकास हो जाता है, आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। इसके बाद अगला पॉइंट है कहता है कि जिन बालकों में शिक्षा स्तर की काफी कमी होती है या नीचा होता है, शिक्षा स्तर काफी क्या होता है? नीचा होता है, उसमें औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन भी काफी कम होता है और जिनमें ज्यादा होता है उसमें चिंतन भी ज्यादा होती है। फिर अगला पॉइंट है इस अवस्था में बालकों को सही दिशा निर्देश की अवस्था होती है। माने इस अवस्था में क्या होता है? बच्चों को सही दिशा निर्देश की क्या होती है? जरूरत होती है, क्योंकि यह शिफ्टिंग पीरियड होता है। यह अवस्था जो होता है बच्चे के जीवन का शिफ्टिंग पीरियड होता है। इसके बाद हमारा पॉइंट देखिए क्या लिखा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए हम 1-2 प्रश्न करेंगे कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित 1-2 प्रश्न करते हैं। तो पहला प्रश्न है, क्वेश्चन कहता है
कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक रूप से चिंतन करना आरंभ करता है। ए नंबर ऑप्शन कहता है पहला मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष। बी कहता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं ऊपर। सी कहता है संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष। चौथा कहता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष एवं उससे ऊपर होती है। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है एक्सप्लेनेशन। ये जो है कहता है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में कर देता है। दूसरा पॉइंट इसमें देख लीजिए, यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था कौन है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, किसमें? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। इसके बाद अगला पॉइंट है, इसमें बच्चा नियमों पर भी तर्क करने लगता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से क्वेश्चन बराबर आया है कि बच्चे नियमों पर तर्क करना किस अवस्था में आरंभ करता है जीन पियाजे के अनुसार? तो हम कहेंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि जीन पियाजे के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक के किस आयु अवधि तक मानी जाती है? यहाँ हो जाएगी अवधि, ठीक है, किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो ए ऑप्शन है 0 से 2 वर्ष, बी है 2 से 7 वर्ष, सी है 7 से 11 वर्ष, चौथा है 11 से 15 वर्ष। तो अभी हम आपको बताए हैं, देखिए यहाँ पे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की जब चर्चा आई है तो 11 वर्ष से ऊपर, तो इसमें हम खोजेंगे कि 11 वर्ष से ऊपर कौन है। तो 11 वर्ष से ऊपर जो है यहाँ पे वो है चौथा ऑप्शन। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 11 से 15 वर्ष। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन कहता है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि घटना और वस्तुओं के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के चरणों से संबंध में सही कथन है। तो ए है पहला ऑप्शन है सेंसरी तंत्रिका तंत्र, बी ऑप्शन है दूसरा आरंभिक संचालन प्रक्रिया, तीसरा कहता है मूर्त संचालन प्रक्रिया और चौथा कहता है औपचारिक संचालन प्रक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा मूर्त संचालन प्रक्रिया। जैसे हम देखते हैं मूर्त संचालन प्रक्रिया में घटना और वस्तुओं के बारे में बताया गया है। तो घटना और वस्तुओं के बारे में हम देखेंगे किसमें? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का हम देखते हैं, बताए थे आपको कि देखिए इसमें घटनाओं और वस्तुओं के बारे में दिया गया होगा। कहता है वस्तुओं को देखकर बड़ा छोटा बताने में, परंतु इसमें हम बताए थे आप लोगों को घटनाओं के बारे में क्या होता है इसमें हम विकसित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।